हाय गाइस। आज का लेक्चर हमारा बेस्ट रहेगा वेज कंस्ट्रेंट के प्रॉब्लम्स पे। तो वेज कंस्ट्रेंट का अजम्पशन क्या क्या है वो बता देता हूँ मैं कि वेज और ब्लॉक्स है वो हमारे रिजिड होने चाहिए। शेप साइज ज्योमेट्री में हमारी कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, अनचेंज रहनी चाहिए। और दे विल रिमेन इन कॉन्टेक्ट, वो हमेशा कॉन्टेक्ट में ही रहनी चाहिए। अब देखो, इसमें एक डायग्राम है, इसको क्या इसमें क्या बोला है उसको बता देता हूँ मैं। ये वेज ए और ये वेज बी है। वेज और ब्लॉक भी कह सकते हैं आप। इसके कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सी है मेरी? ये है कॉन्टैक्ट सरफेस है मेरी। क्या है मेरी? ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस या फिर कॉमन सरफेस, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। अगर मान लो रिलेटिव मोशन हो गया तो क्या हो? मान लो कि अगर ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, इस ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में इसका ब्लॉक बी का कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है नीचे की ओर इस ब्लॉक में। तो ये ब्लॉक ए के दर्शने की कोशिश करेगा, अंदर दर्शने की कोशिश करेगा, तो इसकी ब्लॉक ए की क्या हो जाएगी? हमारी शेप और साइज क्या हो जाएगी? डिफॉर्म हो जाएगी। तो हमें डिफॉर्म नहीं करना है क्योंकि हमें रिजिड लेके चलना है। ओके गाइस, आप समझ गए होंगे कि हमारा रिलेटिव मोशन है वो इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। हाँ, अलोंग द कॉमन सरफेस हो सकता है। देखो, ये है मेरा कॉमन सरफेस के अलोंग, ये हो सकता है। ऊपर भी जा सकता है ये ब्लॉक ए के, और नीचे भी जा सकता है, लेकिन ये अंदर नहीं दसना चाहिए बस। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द फिगर शोन द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड ए बी। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द फिगर शोन फाइंड द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड ए बी। एक तो ये ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। सो वेज मान लो, ये वेज और ये ब्लॉक, जो भी मानना है वो मान सकते हो। इनमें हमें एक्सेलेशन में क्या रिलेशन है वो फाइंड करना है। देखो, इन वेज कंस्ट्रेंट में हमें एक ही चीज देखनी होती है, क्या? इसकी कॉन्टेक्ट सरफेस, और इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर इन जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस होगा ना हमारा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? देखो, ए रिलेटिव या फिर एक्सलेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी हमारा क्या होगा? जीरो। मतलब ए माइनस का ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो एक्सलेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सलेशन ऑफ बी, की मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका एक्सलेशन हमेशा ही सेम रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बताओ कौन सा है? कॉमन सरफेस देखो पहले, तो ये कॉमन सरफेस है इसकी और इसके परपेंडिकुलर, ये मैं पहले से क्यों कि ब्लॉक ए है वो मेरा इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही है। अगर ये ए नीचे आएगा तो ब्लॉक बी किधर जाना है? किधर जाने वाला है बताओ? इस डायरेक्शन में। अगर ब्लॉक मेरा बी अगर इस डायरेक्शन में आ रहा होगा ना, तो उसको ऊपर जाना पड़ता है इसको। ठीक है ना कैसे? और हमेशा ये कॉन्टेक्ट में रहेंगे, ये ध्यान रखना। अगर कॉन्टेक्ट लूज होगा ना, फिर वेज कंस्ट्रेंट भी हमारा लूज होगा। सो ये कॉमन सरफेस इसके परपेंडिकुलर ये है, तो मैं एक कॉमन सरफेस को आउटसाइड में बना लेता हूं। पहले देखो, ये इस पॉइंट से मैं एक्सीलरेशन बताओ, इसका एक्सीलरेशन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए मान रहा हूं। और ये हॉरिजॉन्टल में कितना इसका एक्सीलरेशन? ए बी मान रहा हूं, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। अब आपको एक चीज आप हमेशा ये ध्यान में रखना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कि ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है ना, इसका एंगल थीटा है। इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से वर्टिकल के साथ ऑलवेज वही एंगल होगा जो इंक्लिनेशन का एंगल होगा। तो ये भी कितना होगा? मेरा थीटा ही होने वाला है। ठीक है ना बच्चों, समझ गए ना? ये चीज हमेशा आप दिमाग में काट लेना, इससे बहुत बड़ी देखो 10 15 20 सेकंड आपकी हर क्वेश्चन में बच सकती है। तो ये देखो, अगर ये एंगल थीटा है ना, इसका एक, ये हमने ये माना है परपेंडिकुलर इस सरफेस का, तो इसके वर्टिकल के साथ कितना एंगल होगा मेरा? ये भी थीटा होने वाला है। ये क्यों हो रहा है एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। अगर ये थीटा है, ये कितना होगा मेरा? 90, और ये कितना होगा मेरा? 90 माइनस का थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, और ये दोनों देखो परपेंडिकुलर, तो ये भी एंगल थीटा, तो ये सामने वाला भी एंगल थीटा। और आप सीधे डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। ठीक है ना guys? ये अगर थीटा है तो ये मेरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों भी परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। देखो, ये हॉरिजॉन्टल और ये है मेरा वर्टिकल, तो इसके बीच में भी 90 डिग्री, तो ये एंगल भी मेरा कितना होगा? थीटा। वैसे भी सोच सकते थे, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल मेरा कितना होने वाला है? थीटा होने वाला है। चलो, अब मैं दूसरा बना देता हूँ, ये तो समझाने में मैं एक क्वेश्चन में टाइम टाइम ले लूंगा ना। तो ये मेरा एक्सीलरेशन ऑफ ए, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं बना क्या प्रॉपर? ये है मेरा एक्सीलरेशन ऑफ ए, और ये है मेरा एक्सीलरेशन ऑफ बी। अगर ये मेरा एंगल थीटा है,
तो ये भी मेरा एंगल थीटा है। लेकिन हमें तो इसके साथ एंगल कौन बना रहा है, हमें तो चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद भी परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। सो इसका एक कंपोनेंट इस परपेंडिकुलर के अलोंग ले आओ। इसका एक कंपोनेंट इस परपेंडिकुलर के अलोंग। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा मेरा बताओ? या फिर निकालने की जरूरत नहीं है, या तो 90 माइनस थीटा होगा, या तो आप इस थीटा को लेके चलो या फिर इस 90 माइनस थीटा को। अगर थीटा को लेके चलोगे ना तो ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा डायरेक्ट लिख सकते हो। और अगर 90 माइनस थीटा वाला लेके चलोगे तो ए इज इक्वल टू ए बी का कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होने वाला है। तो ए बी कोस 90 माइनस थीटा कैसे भी सोच सकते हो इसको, है ना। तो ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये इनके बीच का रिलेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ ए अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होने वाला है मेरा? साइन थीटा। अगर आपको रेशियो भी पूछ रहे तो बता सकते हो आप यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम नहीं लेने वाला है ना। In the arrangement shown in the figure, the rod R is restricted to move in the vertical direction with acceleration a1। देखो ये रोड है ना, ये रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। देखो किससे? ये ओनली वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है, न तो इधर जा सकती और न ये इधर जा सकती। किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है? ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक बी कैन स्लाइड डाउन द फिक्स्ड वेज विद एक्सेलरेशन a2। इस वेज पे, ये वेज मेरा क्या है? फिक्स्ड है। इस वेज पे ये ब्लॉक बी है ना, वो ओनली इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a2 से ही जा सकता है। ये हमारा कंस्टेंट है गिवन है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। a1 और a2 के बीच में हमें करेक्ट रिलेशन देखना है। तो आप इसमें एक पहले कॉमन सरफेस देख लिया। किस किस के बीच में? मेरा ब्लॉक ए और बी के बीच में। तो ये कॉमन सरफेस है ना मेरी, ये देखो ये कॉमन। ये नहीं देखना कि अब ये कॉमन सरफेस होगी, नहीं। हमारा रिलेशन किसके बीच में है? इस रोड और इस ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में। ये तो आगे रोड और ये मेरा ब्लॉक। इसका कॉमन सरफेस देखो ये है ना, ये कॉमन सरफेस बना लिया। एक तो एक्सेलरेशन मेरा a1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि इसके जो भी कॉमन सरफेस है ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा रिलेटिव मोशन क्या होने वाला है? 0। तो एक तो a1 ये तो खुद भी परपेंडिकुलर है, और a2 किस डायरेक्शन में जा रहा है? कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है ना, आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है, तो अब ये एंगल कैसे निकालोगे बताओ? या तो ये एंगल निकाल लीजिए या फिर ये एंगल निकाल लीजिए, कोई सा भी एक एंगल निकाल सकते हो आप यहाँ से। कोई बता सकता है मुझे ये एंगल कितना होने वाला है? देखो ये A2 वाला और ये लाइन क्या है? मेरी पैरेलल है ना। तो ये एंगल थीटा था, तो ये भी एंगल मेरा कितना होने वाला है? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होने वाला है। तो इसको मैं मिटा सकता हूँ ना, समझ गए ना। तो A1 इज इक्वल टू, बताओ A1 इज इक्वल टू इसका एक कंपोनेंट A2 का एक कंपोनेंट A2 cos थीटा, ये मैं काम में नहीं लेना। A2 का एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि हमारा रिलेटिव मोशन क्या हो? 0 हो। सो A1 इज इक्वल टू A2 का साइन थीटा। A1 इज इक्वल टू A2 साइन थीटा। देख लो किस ऑप्शन में हमारा A2 इज इक्वल टू A1 साइन थीटा नहीं है, A2 साइन थीटा इज इक्वल टू A1 नहीं है, A2 cos थीटा। अच्छा cos थीटा इसमें क्या है? A2 इज इक्वल टू A1, ये है ना ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। दूसरों में ओनली ये देखना है कि जो भी हमारी कॉमन सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका रिलेटिव मोशन 0 होगा। मतलब जो मोशन ब्लॉक ए का होगा वही मोशन ब्लॉक बी का होगा। रिलेटिव मोशन 0 का क्या मतलब है? किसी के रेस्पेक्ट में देखने पे उसका कोई मोशन नहीं लगेगा। ठीक है ना guys? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, द रोड ऑफ मास m हेल्ड बाय टू स्मूथ वॉल्स रिमेन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द वेज ऑफ मास m। ये जो वेज है ना इसके, और ये भी फिक्स कर दिया कि रोड है, ये वॉल है, ये रोड है, ये भी फिक्स कर दिया कि ये रोड है ना, ये दोनों फिक्स्ड वॉल से घिरी हुई है। मतलब न तो ये नीचे जा सकती है न ऊपर जा सकती, ओनली इस डायरेक्शन में जा सकती है। और किस डायरेक्शन में? जो वेज है ना इसके परपेंडिकुलर हिट कर रही है, इस डायरेक्शन में ही ओनली ये जा सकती है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो मैं मान रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ ए, और ये एक्सेलरेशन ऑफ बी मान गया बी। ये ए मानो ब्लॉक, और ये रोड को ए मानो, और बी को, ये वेज को मैं बी मानो। Assuming all the surfaces are frictionless, find the acceleration of the rod and that of the edge। हमें इसका भी एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इसका भी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हम एक आज तो ओनली इस पे करेंगे, लेकिन हम करेंगे जरूर एक्सेलरेशन ए हमारा अलग कितना होगा और कितना नहीं होगा। नेक्स्ट 2-3 लेक्चर हम उसी पे लेने वाले हैं। मतलब इस कंस्टेंट मोशन पे हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमें अगर 5 इक्वेशन आ गए तो 4th इक्वेशन तो हम
चार इक्वेशन तो हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से मिल जाती है, लेकिन एक इक्वेशन हमारी कंस्टेंट मोशन से ही मिलेगी। तो पहले हम कंस्टेंट मोशन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अच्छी तरह से अप्लाई कर सके। अगर ये एक्सेलरेशन ऑफ ए इस डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेशन ऑफ बी इस डायरेक्शन में, तो ये हमारी कॉमन सरफेस है। पहले तो आपको कॉमन सरफेस ढूंढनी है, उसके परपेंडिकुलर जो भी मोशन होगा उसको कंसीडर करना, नहीं तो अलोंग हमें कोई मतलब नहीं है। कंस्टेंट के लिए ओनली क्या करना है, इस सरफेस, ये कॉमन सरफेस है ना, देखो ये तो आपको दिखाई दे रही है ना, ये कॉमन सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर में जो भी मोशन हो रहा होगा ना वो हमें देखना। तो मैं इसको आउटसाइड लेके आ रहा हूं कॉमन सरफेस को, ये है मेरी कॉमन सरफेस। और इसका एक्सेलरेशन कितना है मेरा, ए क्या, वो तो परपेंडिकुलर ही है, इसका तो एंगल वेंगल में लेना नहीं है ना। अगर ये मेरा क्या है, एंगल अल्फा है क्या, और ये है मेरा एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो ये भी एंगल मेरा कितना होगा, अल्फा। तो बताओ ए इज इक्वल टू इस इसके अलोंग लेके हो इस बी के कंपोनेंट को, कि एक कंपोनेंट हो चाहिए एक्सेलरेशन मैन एक्सेलरेशन हो, कैसा भी हो हमें परपेंडिकुलर ही लेके आना है। कितना होगा बताओ, एक तो ए बी का कोस अल्फा जो हमें कोई काम नहीं लेना है, और ए बी का साइन अल्फा इस डायरेक्शन में आएगा, ए बी का साइन अल्फा। समझ गए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब थोड़ी अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। अब ये देखो कि ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज इन कांटेक्ट विद ए वेज। देखो ये स्फीयर ऑफ रेडियस आर इसकी रेडियस है, मान रहा हूं कि ये रेडियस क्या है इसकी, आर है, और ये कांटेक्ट किसके साथ है, इस वेज के साथ। द वेज ऑफ कांटेक्ट इज आर बाई फाइव, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सॉरी वेज, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज आर बाई फाइव फ्रॉम द ग्राउंड, इस ग्राउंड से जहां पे कांटेक्ट हो रहा है ना उसकी डिस्टेंस है आर बाई फाइव। द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर, वेज इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये वेज हमें गिवन है, देखो ये 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, देन द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर एट दैट इंस्टेंट विल बी। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी हमें ये बताना है। अब इसमें भी कंस्टेंट है, देखो क्या है, ये अगर ये वेज इस डायरेक्शन में जाएगा ना, ये तो देखो फिक्स है चीजें, ये तो हमारी फिक्स चीजें, तो उसको तो ऊपर ही उठना पड़ेगा ना, लेकिन कॉन्टेक्ट भी बना रहना चाहिए हमारा, एनी टाइम अगर कॉन्टेक्ट बना रहेगा ना तभी हमारा वेज कंस्टेंट अप्लाई होगा। अब इसमें हमें करना क्या है, पहले तो वो देखो करना क्या है। देखो अगर इसका कॉन्टेक्ट सरफेस ये, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है ना मेरी, इसमें आपको पता है इस डायरेक्शन में ये मेरा परपेंडिकुलर होगा ना इस कॉन्टेक्ट सरफेस का, ये क्या मेरा परपेंडिकुलर है। एक तो पता है मुझे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, कौन, वेज, लेकिन इसका पता नहीं है कितना है मेरा, पता जरूर है लेकिन ये वर्टिकल में कितना जा रहा है मेरा, वे भी जा रहा है, लेकिन हमें ये एंगल पता नहीं है ना, इस परपेंडिकुलर के साथ जो, या फिर ये एंगल इस अलोंग इस वेज के अलोंग हमें एंगल पता नहीं है कितना होगा, न हमें एंगल ये गिवन है। अगर एंगल गिवन होता तो हम निकाल लेते, तो हम पहले एंगल के लिए करेंगे, अगर ज्योमेट्री आपकी ठीक है तो एंगल आसानी से निकल जाएगा। देखो ये पॉइंट आर है, तो ये सेंटर है, ये भी रेडियस आर ही होने वाली है मेरी, और ये रेडियस भी क्या होने वाली है मेरी, आर ही होने वाली है ना, ये रेडियस भी आर ही होने वाली है। आपको पता है ये आर बाई फाइव है, तो ये कितना बचेगा, क्योंकि मैं इसका वर्टिकल के साथ, देखो ये वेलोसिटी हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, वर्टिकल के साथ अगर एंगल फाइंड कर लूंगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, नॉर्मल है, किसके साथ, इस दोनों कॉन्टेक्ट के साथ, अगर ये एंगल मुझे फाइंड पता चल गया तो ये एंगल तो सेम ही होगा ना, तो ये एंगल मैं निकाल लूंगा। देखो ये तो है मेरा आर है, और ये है मेरा आर बाई फाइव, तो ये कितना बचेगा बताओ, ये कितना बचेगा, आर माइनस आर बाई फाइव, कितना बचा बताओ, आर माइनस आर बाई फाइव, सो 4r/5, सो 4r/5। अगर मैं इसको एंगल थीटा मानता हूं, अगर मैं इसको एंगल थीटा मानता हूं तो मुझे बताओ cos थीटा कितना होगा, क्यों cos थीटा निकाल सकते हैं ना यहाँ से, cos थीटा क्यों निकालेंगे बताओ, देखो बेस हमें पता है, हाइपोटेनस हमें पता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, cos थीटा, सो 4r/5 इंटू आर, तो cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो अब बोलेंगे सर ये एंगल तो मुझे पता चल गया, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू होगी बच्चों देखो, दो फेमस ट्रायंगल आपको पता ही है वो, अगर ये थीटा इज इक्वल टू ये 37 डिग्री है ना, तो टेन थीटा में ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, 5 आएगा, तो cos थीटा 4/5 बताओ कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 37 डिग्री होगा ना, तो ये कितना एंगल है मेरा 37 डिग्री। हमने एंगल निकाल लिया, बस मुझे यही चाहिए था, क्यों, क्योंकि इस जो ये मेरा कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, जो ये मेरा कॉन्टेक्ट सरफेस है वेज और इस सर्कल का, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी लेके आनी है। तो अब इस पहले तो मैं कॉन्टेक्ट सरफेस बना रहा हूं, ये सरफेस,
कौन सी सरफेस, ये सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस, इसको मैं यहां बना रहा हूं, ये आगे मेरी कॉन्टेक्ट सरफेस। अब इस पॉइंट पे देखो, वेज की वेलोसिटी है मेरी इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड, गलत बन गए, कितनी है मेरी 20 मीटर पर सेकेंड। और इस स्फीयर की वेलोसिटी कितनी है मेरी, हमें निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर लिख रहा हूं मैं ये। तो पहले इसमें एक और चीज बताता हूं मैं, अगर ये हमने एंगल थीटा माना, अगर ये हमें गिवन एंगल होता ना कि ये एंगल हमें अगर गिवन है, अगर ये एंगल मैं मान लेता हूं अल्फा, अगर गिवन होता तो बताओ मुझे, मुझे ऐसा नहीं होती कैसे। आपको पता है अगर इस इंक्लाइन प्लेन का अगर ये एंगल मुझे गिवन होता ना, कि ये अगर एंगल गिवन होता मुझे इंक्लाइन प्लेन का अल्फा है, तो इसके परपेंडिकुलर के साथ जो वर्टिकल एंगल बना रहा है ना, देखो इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ना, इसका वर्टिकल के साथ जो एंगल होता ना, ये ही सेम अल्फा होता, सेम होता, तो ये हमें इतना कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है ना guys? ये भी कितना है मेरा 37 डिग्री का है। तो हमें वेलोसिटी ऑफ स्फीयर बतानी है, इसका वर्टिकल के साथ इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर सरफेस कौन सी थी हमारी, ये थी परपेंडिकुलर सरफेस हमारी, ये थी ना। अगर ये 37 है, देखो ये 37 है ना हमारा, इस परपेंडिकुलर का वर्टिकल के साथ, देखो इस परपेंडिकुलर का वर्टिकल के साथ कितना है, इस परपेंडिकुलर का वर्टिकल के साथ कितना है मेरा एंगल है 37 डिग्री, कितना है मेरा ये 37 डिग्री, तो ये बचा कितना मेरा 53 डिग्री। अब आसानी हो गई ना मुझे निकालने में, कितना होगा बताओ, एक इस Vs का इस डायरेक्शन में कितना होगा कंपोनेंट 37 डिग्री, तो Vs cos 37 इज इक्वल टू इस वेज का एक 20 का ये होगा मेरा 20 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री, 20 का cos 53 डिग्री, तो Vs यहां से निकाल सकते हो 20 cos 53 डिग्री कितना होगा बताओ 3/5 होता है ना मेरा, देखो ये 30, ये अगर 53 डिग्री होता ना, ये होता 4 3 और 5 10 में, अगर तो cos में लिखेंगे तो 3/5, क्यों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू 3/5 अपॉन cos 37, 4/5, सो 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, और ये कैंसिल होगा ना 5, तो वी एस इज इक्वल टू कितना, किस वेलोसिटी से जा रहा होता हमारा ऊपर 15 मीटर पर सेकेंड से, 15 मीटर पर सेकेंड से। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलोगे ये तो इजी था हम कर ही लेते, चलो फिर आ जाओ इस पे आओ। एक सर्कल या फिर स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है, सर्कल भी हो सकता है इसमें, स्फीयर भी हो सकता है, ठीक है ना guys? और ये अगर स्फीयर ए अगर 9 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर आ रहा है ना, तो मेरा स्फीयर बी किस डायरेक्शन में और कितनी स्पीड से जाएगा, ये निकालना है। अगर ये हमें गिवन है 19 मीटर है और ये हमें गिवन कितना है 17 मीटर है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल मेरा कितना है 60 डिग्री है, और रेडियस ऑफ स्फीयर बी हमें गिवन है 5 मीटर है, ये मेरे कितने गिवन है यहाँ से यहाँ 5 मीटर गिवन है। और इसमें बताओ कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सी है हमारी, कॉन्टेक्ट सरफेस ये है मेरी कॉन्टेक्ट सरफेस। इसके परपेंडिकुलर बनाओ, इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा होगा मेरा, देखो स्फीयर के इस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होगा ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा ना ये पॉइंट, मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ, ये पॉइंट मान रहा हूं मैं P और ये पॉइंट मान रहा हूं मैं। अब मुझे पता है अगर ये स्फीयर 9 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो मेरा ये स्फीयर इस डायरेक्शन में किस स्पीड से जाएगा मुझे ये बताना है। इसमें ज्योमेट्री लगेगी, क्यों, क्योंकि मुझे ये एंगल चाहिए। अगर ये 9 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, ये अगर मैं थीटा मानूं, क्योंकि 9 मीटर पर सेकंड का एक कंपोनेंट इस पी क्यू के अलोंग ही लेके आना है, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, तो रिलेटिव मोशन नहीं मतलब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी को मुझे इक्वल रखना, ठीक है ना। तो अगर मैं ये एंगल थीटा निकालूं, अब ये बताओ मुझे ये एंगल थीटा कैसे निकालूंगा मैं, ये एंगल थीटा मैं कैसे निकालूंगा, तो ये में तो मेरे मुझे की बना ये 5 मीटर रेडियस है, और ये भी कितनी है मेरी 5 मीटर, और ये मेरी 19 मीटर है ना, तो मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं इसको 19 मीटर मेरी ये कितनी है 19 मीटर, और ये कितनी है मेरी 17 मीटर, 17 मीटर। अब मुझे बताओ, या फिर मैं इसको इसके पैरेलल ले रहा हूँ ना, ये 17 मीटर है, क्योंकि मुझे एक ये ट्रायंगल बनाना है, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये अगर 60 का है ना, तो ये कितना है मेरा 30 का होगा, क्यों, ये दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर, अगर ये 30 का तो ये कितना होगा मेरा बताओ 60 का, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री में दिखाई दे रहा है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो इसका मतलब ये 90 है।
ये क्या है मेरा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको मैं एक बार बाहर लेके आ रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ये है मेरा पी और क्यू। जो भी हो कैसे भी मानो, मुझे मैं ये मान लेता हूँ पॉइंट ए बी और सी पॉइंट मान ले रहा हूँ। ये पॉइंट सी है, तो ये कितना है मेरा, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना बच्चों। अब मुझे एक तो ये एंगल निकालना है और एक एंगल मुझे ये निकालना है, क्योंकि अगर ये एंगल निकल गया ना, मुझे बताओ ये भी एंगल सेम ही होगा ना मेरा। देखो अगर ये एंगल निकल गया तो ये मेरा ये एंगल सेम ही होगा ना। तो मैं, मुझे पता है अगर ये एंगल मुझे पता है ना, तो ये एंगल अगर निकल गया तो मुझे ये एंगल अपने आप पता चल जाएगा कितना होगा। ठीक है, अब इसको एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे देखो। और इसमें मैं अगर फिर ए की रेडियस मान रहा हूं आर, कैपिटल आर, तो ये तो मुझे पता चल गया कि ये आर प्लस 5 है। ये क्या मेरी आर प्लस में 5 है। ठीक है बच्चों। अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए सी और क्यू और पी और क्यू, सी और क्यू और पी और सी अगर डिस्टेंस मुझे मिल जाए तो मैं एंगल फाइंड कर सकता हूँ। इसमें देखो मुझे पता है कि ये 5 मीटर है ना, ये भी कितनी होगी मेरी, 5 मीटर, और टोटल लंबाई कितनी है, 17। तो पी से सी मेरी कितनी लंबाई बची बताओ। देखो ये पूरा 17 है, ये 5 है, तो बचा कितना मेरा, 14। तो ये आ गया मेरा 14, 14 आ गया। अब इसमें देखो ये लंबाई हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये कितनी गिवन है मुझे, ये टोटल 19 मीटर है। और ये आ रही है ना, देखो ये कैपिटल आ रही है ना, क्यों, ये स्फीयर ऑफ रेडियस यही तो है मेरी आर। तो ये कितनी होगी बताओ, 19 माइनस का आर ना। तो ये बताओ, देखो ये 19 मीटर है और एक ये आर है, तो ये बची मेरी कितनी, 19 माइनस में आर। ये बची है मेरी 19 माइनस में आर। ये कितना बचेगा भाई मेरा, 14 थोड़ी ना बचेगा, ये पीसी। देखो ये 5 है और ये 17 है, तो ये 12 बचेगा ना, ये 12 बचेगा। कितना बचेगा मेरा, ये 12 बचेगा, ध्यान रखना है ना। तो अब इसको पाइथागोरस थ्योरम से, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो सामने वाला हाइपोटेनस, तो आर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, प्लस में 19 माइनस आर था ना, 19 माइनस आर का स्क्वायर। अगर मैं आर फाइंड कर लूंगा ना यहाँ से, तो मेरा एंगल आ जाएगा। क्यों, ये 14 है और ये कितना और ये भी कितना होगा, मैं ये पता चल जाएगा। आर स्क्वायर प्लस 25 प्लस में 10 आर इज इक्वल टू 144, क्या प्लस में 19 का 361 प्लस R1, आर स्क्वायर माइनस का 19 इंटू 2 38 आर। सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया मेरा 48 आर। ये कितना बचा देखो 5, और इसको ऐड करोगे तो 5 और 0, और कितना होगा बताओ, 5 क्या, सो 5 माइनस में 25, तो ये बचा मेरा 480। तो आर इज इक्वल टू कितना है मेरा, 10 मीटर। अब देखो अब इजी होगा यहाँ से, आर इज इक्वल टू कितना है मेरा, ये 10 मीटर। तो यहाँ पे 10 रखोगे तो ये 15 बन गया मेरा, और ये कितना बचेगा 9, और ये कितना बचेगा 12, तो 15 12 और 9। देखो इसका एक दूसरा डायग्राम और बना रहा हूँ। बस ये ध्यान रखना कि ये मेरा 90 डिग्री ही है। ये बचा कितना मेरा 12, और ये पहले से ही था मेरा आर 10 प्लस 5 तो 15 ना, तो 15, और ये बचा कितना 19 माइनस में 10, सो बचा मेरा 9। देखो अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा सभी को, क्या बोलते हैं यार इसको, इसमें अगर मैं सभी को 3 से डिवाइड करूंगा ना, देखो कैसे बचेगा मेरा ये। वो ट्रिपलेट वगैरह वगैरह जानते हो ना, ये आप, ये 90 डिग्री का एंगल है ना। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, ट्रिपलेट जान गए ना आप, अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा मेरा 5, और ये कितना बचेगा मेरा 4, और ये कितना बचेगा मेरा 3। कितना बचेगा 3। अब देखो अगर ये मेरा ये 3 है और ये 4 है, इसके सामने वाले एंगल कितना होता है मेरा 37 डिग्री। 4 के सामने वाला एंगल कितना होता है मेरा 47 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। और ये थीटा है इज इक्वल टू 37 है, तो ये 3 और 4 और ये 5 होगा। मतलब 3 के सामने वाला 37 और 4 के सामने वाला कितना होगा मेरा 53 डिग्री। 4 के सामने वाला कितना होगा मेरा 53 डिग्री। अब आपको पता चल गया, एंगल के बारे में आपको पता चल गया। पी सी यहां से कितना है, ये 37 डिग्री ना, पी सी और पी क्यू के बीच में, ये है पी
सी और क्यू, पी क्यू और सी। ये पी सी और पी क्यू के बीच का एंगल है मेरा 37 डिग्री। ये कितना है मेरा, देखो यहाँ से कितना है 37 डिग्री। ठीक है ना गाइस, तो मैं लिख रहा हूँ 37 डिग्री। और ये एंगल बताओ कितना होगा, 53 डिग्री ना। ये भी एंगल मेरा कितना है 53 डिग्री। अब इसके अलोंग आप एक एक वेलोसिटी को लिख सकते हो, पी क्यू के अलोंग। 9 का cos 37, देखो ये 9 का cos 37, ये मैं पी क्यू बाहर ले रहा हूं। एक तो आएगा इसमें 9 का cos 37 डिग्री, और एक बताओ ऐसे देखे बताओ, ये 53 डिग्री और ये मैंने वी बी मानी थी, तो इसका वी बी का cos 53 डिग्री इस लाइन के अलोंग है ना, पी क्यू के अलोंग ही था ना। वी बी का cos 53 डिग्री। एक और है वी बी का cos 53 डिग्री। अब यहां से आप वी बी निकाल सकते हो। वी बी इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, 9 cos 37 कितना होता है बताओ, 37। यहां से देख लो, 4/5, 4/5 कौन, cos 53 कितना होता है बताओ, 3/5, सो 3/5। सो ये 5 से 5 कैंसिल, सो ये 3। सो वी बी कितना है मेरा, 12 मीटर पर सेकेंड। वी बी कितना आएगा बताओ, 12 मीटर पर सेकेंड। इन द सोनर, ये कौन सा आ गया, स्ट्रिंग आर मेशलेस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेव। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाला हूँ। क्यों, इसमें हमें क्या करना है, इसका भी एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसका भी एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसका भी एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है ना, ये मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर। इस क्वेश्चन में मैं क्या किया मैंने, देखो ये एक्स है मेरा, ये है मेरा क्या है, वाई है। अगर इस ब्लॉक एक के लिए जिसका स्मॉल मास एम, मास तो दोनों का सेम है, अगर इसको मैं फोर्स अप्लाई करूंगा ना, तो इसका एक्सेलरेशन मेरा इस डायरेक्शन में होगा। और ये इसकी कॉन्टेक्ट कॉमन सरफेस, ये क्या इसकी है कॉमन सरफेस। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो बी मेरा ऊपर की ओर डायरेक्शन में जाएगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी में हमारा रिलेशन क्या है वो हमें निकालना है। तो देखो क्या करते हैं हम, ये मेरे क्या है कॉमन सरफेस, इसके परपेंडिकुलर देखो मेरा ये होगा। ये परपेंडिकुलर, बार बार हम परपेंडिकुलर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर में पता है, परपेंडिकुलर के साथ हमारा कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है ना, तो जितना एक्सेलरेशन ए का होगा उतना ही एक्सेलरेशन बी का होगा। तो मैं इसको बाहर लेके आ रहा हूँ परपेंडिकुलर, इस सरफेस को, ये या फिर इस कॉमन सरफेस को एक बार बाहर लेके आ रहा हूँ। ये है मेरी कॉमन सरफेस। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मेरा कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए का इस डायरेक्शन में है मेरा ए, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी है, ये कितना है मेरा ए बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक बी, और ये है मेरा इसका परपेंडिकुलर। तो मतलब ये तो एंगल मुझे ये थीटा भी चाहिए और ये भी थीटा भी चाहिए। अब मुझे पता है इस प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का ये 37 है, तो इस परपेंडिकुलर के साथ इस वर्टिकल का भी एंगल मेरा कितना होने वाला है 37। अगर आपको कंफर्म करना है, तो अगर ये 37 है, ये दोनों 90 डिग्री पे है ना, तो ये कितना होगा मेरा 53 डिग्री। ये 37 है, अगर ये 53 डिग्री है ना, तो ये भी मेरा कितना होने वाला है ये बताओ 53 डिग्री। अगर ये 53 डिग्री है, तो ये कितना होने वाला है मेरा 37 डिग्री। अगर ये 37 है, तो ये कितना होने वाला है मेरा 53 डिग्री। ये 53 डिग्री है, तो ये कितना होने वाला है मेरा 37 डिग्री। आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक तो ये कंपोनेंट ले आओ एक्सेलरेशन ऑफ ए का, एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन ऑफ बी का ले आओ, cos 53 और cos 37, इससे आप रिलेशन में फाइंड कर सकते हो। ओके गाइस, करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले भी था ना, हाँ। में क्या है, अगर टू यू वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है वेज, ये वेज ए मान लो मैं, ये वेज बी मान लो। अगर वेज बी या फिर ए इसको मानूंगा और बी इसको, अगर ये वेज ए टू यू इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेज बी मेरा यू इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बताओ मुझे ये इस डायरेक्शन में कितना चलेगा, किस स्पीड से नीचे आएगा, कोई बता सकता है। अब देखो इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें एक कंस्ट्रेंट ये है, ये वेज ए को देखो आप, ये टू यू से इस डायरेक्शन में भी चल रहा है, ये टू यू से हमेशा कॉन्टेक्ट क्या रहना चाहिए हमारा, बना रहना चाहिए। कॉन्टेक्ट बनेगा तभी हमारा वेज कंस्ट्रेंट वैलिड होगा। अगर ये इस डायरेक्शन में टू यू वेलोसिटी से जा रहा है ना, इसका मतलब ये फिर भी इस डायरेक्शन में टू यू वेलोसिटी से जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे भी आ रहा है साथ में। क्यों, ये एक वेज लेफ्ट डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से भी जा रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा इस एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है उसकी
2u। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को मान रहा हूं कि ये v वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो अब हम इस पे कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगा देंगे। ये देखो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो मैं इस सरफेस को बाहर लेके आ रहा हूं। हमने ये रही ये सरफेस, इसमें क्या है 2u वेलोसिटी तो ये है, और ये u वेलोसिटी से ये है, और ये v वेलोसिटी से मेरा स्फीयर है। पहले स्फीयर के लिए कौन कौन सी वेलोसिटी है मेरी, v और 2u, और ये u वेलोसिटी किसकी है मेरी, वेज b की है। और इसके कॉमन परपेंडिकुलर डालो, ये क्या होगा मेरा, इसके परपेंडिकुलर। ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये एंगल मेरा कितना है 30 डिग्री है। देखो ये अगर एंगल 30 डिग्री है ना, इसका इस परपेंडिकुलर के साथ वर्टिकल का भी 30 डिग्री ही होने वाला है। ये भी एंगल मेरा कितना होगा 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है। देखो एक तो u का cos 30 डिग्री इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन हमें इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए, और किस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में। ये तो आ गया मेरा वेज का u का कितना cos सॉरी sin 30 डिग्री, u का sin 30 डिग्री। एक तो आ गया मेरा वेज b का u sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब स्फीयर के लिए देखो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा, और ये कितना होगा फिर वापस मेरा 30 डिग्री। या फिर ऐसे सोच सकते हो इस परपेंडिकुलर का इस वर्टिकल के साथ भी कितना 30 डिग्री। तो इस v का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा मेरा, v का cos 30 डिग्री, v का cos 30 डिग्री। इस 2u का देखो ये 60 डिग्री होगा ना, इस 2u का एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, ये 2u का cos 60 डिग्री। तो अब मुझे बताओ स्फीयर की वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में लिखना है ना, मुझे नीचे की ओर आ रहा है ये, तो v cos 30 डिग्री माइनस में 2u cos 60 डिग्री, u sin 30 डिग्री u बाई 2 इज इक्वल टू v cos 30 कितना होता है √3/2 माइनस में 2u cos 60 कितना होता है मेरा 1/2 क्या, सो ये 2 से 2 कैंसिल। अगर मैं इस u को इस साइड लेके आऊंगा तो ये बचेगा मेरा 3u/2 इज इक्वल टू v √3/2 √3/2। अच्छा ये देखो अब इसको सोल्व करोगे ना v को, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और 3/√3u, अगर मैं इसको √3 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 से 3 कैंसिल, सो √3u। ये v मेरे इस डायरेक्शन में कितना √3u, और इस डायरेक्शन में कितना है मेरा 2u। तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, देखो वेलोसिटी ऑफ स्फीयर करूं क्या मैं इसको, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर कितनी होगी मेरी 2u i कैप माइनस में √3u j कैप, यही तो है। या फिर इसको अगर मैं पहले मानता अगर v j कैप होता है, तो v की वैल्यू रखो यहाँ 2u i कैप माइनस में √3u j कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो vs इज इक्वल टू 2u स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर, तो 4 मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 4u स्क्वायर प्लस में 3u स्क्वायर, मेरा कितना बचेगा ये 4 + 3 7, सो √7u। ये क्या मेरे वेलोसिटी ऑफ स्फीयर है √7u। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो अगर ये v20 ये मेरा वेज a है, वो 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरा वेलोसिटी ऑफ वेज b कितना होगा। देखो ये इस डायरेक्शन में जाएगा ना, राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो मेरा वेज b नीचे आएगा, लेकिन कॉन्टेक्ट कभी लूज नहीं करेगा। कॉन्टेक्ट हमारा क्या रहना चाहिए, वैलिड रहना चाहिए। कॉन्टेक्ट हमारा रहना ही चाहिए, तभी हमारा वेज कंस्ट्रेंट वैलिड होगा। तो ये कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है एक ये, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी कितनी वेलोसिटी होगी हमें ये फाइंड करना है। इस सरफेस को मैं बाहर लेके आ रहा हूं, देखो ये है सरफेस, और इसके परपेंडिकुलर क्या है मेरा ये, और ये मेरा एंगल कितना है 37 डिग्री। तो इसका वर्टिकल के साथ ये परपेंडिकुलर है ना इस पे, इसका वर्टिकल के साथ भी एंगल कितना होने वाला है मेरा 37 डिग्री। और एक ये वेलोसिटी कितनी है मेरी बताओ 10, और ये मेरे मुझे v भी ये फाइंड करनी है, लेकिन मुझे इसके अलोंग वेलोसिटी चाहिए, सॉरी इसके अलोंग वेलोसिटी चाहिए, इसके अलोंग, इस परपेंडिकुलर के अलोंग। क्यों परपेंडिकुलर के अलोंग क्या है मेरा रिलेटिव मोशन क्या रहता है 0। इसके अलोंग अगर वेलोसिटी फाइंड करोगे ना आप, ये 37 है, तो ये भी कितना होगा मेरा 37 डिग्री। तो इस v का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा मेरा vb का cos 37,
ये बी का cos 37, ये 53 डिग्री होगा और ये भी परपेंडिकुलर है। अगर ये 53 है तो ये मेरा 37 और ये मेरा कितना होगा वापिस 53 डिग्री। तो VB का cos 37 एक तो ये हो गया मेरा और एक होगा tan का, बताओ कितना, अगर ये मैं 37 है क्या मेरा, ये 37 है, एक तो 30 tan का sin 37 ले सकता हूँ या फिर cos का 53 डिग्री। tan का cos 53 डिग्री, ये मेरा एंगल कितना होगा 53 डिग्री, tan का cos 53 डिग्री। सो VB cos 37 इज इक्वल टू tan का cos 53 डिग्री। अब आप यहां से तो सॉल्व कर सकते हो ना कम से कम। तो VB इज इक्वल टू tan cos 53 डिग्री कितना होता है बताओ मुझे, 3/5 और cos 37 कितना होता है 4/5। तो 5 से 5 मेरा कैंसिल और ये बचेगा मेरा 2 और ये बचेगा 5, सो 15/2 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेशन देख रहे हो ना। तो ओके गाइस, थैंक यू, आज का लेक्चर करते हैं यहीं समाप्त।